Hello students, I am Neha Juriyal, Assistant Professor at Modern Group of Colleges. So in this video of session, we are going to discuss on the topic indifference curves analysis. This is the second part. As in our previous lecture, we have discussed about the whole concept of the indifference curves analysis. So in this session, we are going to cover the later part. So let's start. इनडिफरेंस मैप्स एज बच्चों हमने अपने पिछले सेशन में इनडिफरेंस कर्व से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस थी वो कवर की, प्लस इनडिफरेंस कर्व्स की जो बेसिक थ्योरी है उस थ्योरी को हमने इसके अंदर अंडरस्टैंड किया. देन अभी नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा दैट इज़ इनडिफरेंस मैप. ये भी एक शॉर्ट टर्म है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसको भी समझना इम्पॉर्टेंट है. आप देखिए, an indifference map is a complete set of indifference curves. तो ये टर्म जनरली यूज़ की जाती है तब जब हम indifference कर्व्स के ग्रुप्स को, उनके ग्रुप्स को जब कंबाइन करके एक ही ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उस चीज़ को, उस ग्राफ को हम indifference मैप कंसीडर करते हैं. It indicates the consumer's preference among all combinations of goods and services. तो सिमिलर जैसे IC कर्व जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कॉम्बिनेशन शो करता है गुड्स के, सिमिलर तरीके से ये भी मैप गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है, बट ये मोर देन वन कॉम्बिनेशन को शो करेगा, इसीलिए इसको इंडिफरेंस मैप हम बोल सकते हैं. एंड वन इम्पॉर्टेंट इसके अंदर आप देखिए चीज़, द फादर फ्रॉम द ओरिजिन द indifference curve is the more the combination of the goods along the curves are preferred. अगर हम जब कॉम्बिनेशन में indifference curves को ड्रॉ करते हैं एक ही ग्राफ के अंदर तो उसमें हम देखते हैं जब भी indifference curve जितने पास पास में वो ओरिजिन के हैं उतने वो लेस प्रेफर्ड हैं. जैसे जैसे वो इंडिफरेंस कर्व आगे बढ़ते जाएंगे, जितनी जितनी उसकी पोजीशन ओरिजिन से आगे आगे बढ़ती जाएगी, उस तरीके के इंडिफरेंस कर्व को हम ज़्यादा कंपैरिजन उसको हम ज़्यादा चूज़ करेंगे. कंपैरिजन की जो पास में है ओरिजिन के उसको हम चूज़ नहीं करेंगे. अब आप ये चीज़ इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं. ये भी ग्राफ है जो प्लॉट कर रहा है, दो क्वांटिटीज़ हैं इसमें हमारे पास, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, तो उसका कॉम्बिनेशन इसमें शो किया गया है. अब देखिए इसमें हमारे पास 5 इंडिफरेंस कर्व्स हैं, I1, I2, I3, I4 एंड I5. सो इस केस में जो I1 ग्राफ है वो ओरिजिन के ज़्यादा नियर बाय है, इसीलिए उसको हम नहीं प्रेफर करेंगे. बट I5 जो सबसे दूर है, दैट कर्व और दैट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विल बी प्रेफर्ड मोर कंपैरिजन टू I1. सो यही चीज़ पीछे भी हमने डिस्कस की है, वही चीज़ अब इसमें भी यही चीज़ शो कर रहा है ग्राफ कि हम लोग क्या करेंगे और जो सबसे ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व है वो चूज़ करेंगे हम लोग, जो कि अच्छी गुड्स ऑफ कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, जिसको कंज्यूमर अटेन करके ज़्यादा मैक्सिमम लेवल की सेटिस्फेक्शन अटेन कर रहा है. सो विद दिस आपको इंडिफरेंस मैप्स क्लियर हो गए. अभी नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अगर हम इंडिफरेंस कर्व्स पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझना. क्योंकि हम इंडिफरेंस कर्व्स में कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन लेवल को चेक करते हैं. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी वही चीज़ है. The indifference map in combination with the budget line allows us to determine the one combination of goods and services that the consumer most wants and is able to purchase. This is the कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ये एक ऐसा पॉइंट है, ये वो सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर कहाँ पे होता है, अपने इक्विलिब्रियम स्टेज पे होता है कि उसके पास जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी बजट, जितना भी पैसा उसके पास अवेलेबल है एंड मार्केट में जितनी भी प्राइस है उस कमोडिटी की,
उसको प्राइस को लेते हुए वो उन प्रोडक्ट्स को बाय करता है जितने उसके पास इनकम अवेलेबल है, एंड उसका कॉम्बिनेशन बना के ही हमारी जो पोजीशन आती है दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये एक वैसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम लेवल की सेटिस्फेक्शन पे होता है। मींस ये ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें कंज्यूमर ड्रॉ करता है जिसमें उसके पास अवेलेबल इनकम जितनी होती है उसी में से वो मार्केट प्राइस पे जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको ख़रीद के उसको कंज्यूम करके हायर लेवल की सेटिस्फेक्शन जब अचीव करता है, उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो ये डेफिनेशन आई होप क्लियर होगी आपको। अब आप इसके एजम्पशंस देख सकते हैं। जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंसेप्ट बनाया तो ये कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेसिस पे बनाया। तो फर्स्ट इज़ कंज्यूमर इनकम इज़ कांस्टेंट। तो फर्स्ट है कि हम इस केस में कंज्यूमर की इनकम को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। सेकंड इज़ कंज्यूमर नोज द प्राइस ऑफ ऑल थिंग्स, कि कंज्यूमर को हर गुड की प्राइस, हर क्वांटिटी की, कमोडिटी की प्राइस के बारे में नॉलेज है। थर्ड वन इज़ कंज्यूमर कैन स्पेंड हिज इनकम इन स्मॉल क्वांटिटीज़। सो कंज्यूमर के पास पूरी चॉइस है, उसको जिस भी तरीके का प्रोडक्ट या जिस भी तरीके के कॉम्बिनेशन में अपनी इनकम को इन्वेस्ट करना है वो कर सकता है। एंड फोर्थ वन इज़ कंज्यूमर इज़ rational and so maximizes his satisfaction from the purchase of two goods. सो इस केस में हम कंज्यूमर को क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग कंसीडर करते हुए यही चीज़ दिमाग में लेके चल रहे हैं, एजम्पशन करके चल रहे हैं कि कंज्यूमर्स रैशनल हैं, वो ऑलवेज जिस भी तरीके के गुड्स परचेज करेंगे उससे वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ही अटेन करेंगे। एंड लास्ट वन इज़ कंज्यूमर इज़ फुली अवेयर ऑफ द इंडिफरेंस मैप्स, एंड उनको इंडिफरेंस मैप्स के बारे में भी पूरी नॉलेज है जो कि हमने पीछे पढ़ा है। कि कंज्यूमर को क्या नॉलेज है इस केस में, कंज्यूमर को पता है कि कौन सी गुड्स का कॉम्बिनेशन उसके लिए बेस्ट है और वो उसी पे इन्वेस्ट करेगा और उसी से मैक्सिमम लेवल की जो सेटिस्फेक्शन है वो अचीव करेगा। एज अगर हम इसका डेली लाइफ में एग्जांपल लें तो आप लोग भी ऑलवेज अपना बजट, जो अपनी इनकम है, अपना जो पैसा है उसको जब डालते हैं, कुछ भी चीज़ के लिए ख़रीदते हैं तो उस चीज़ को ही आप लोग बाय करते हो जिससे आपको पता है आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होने वाली है। आप कभी भी पैसे को गलत चीज़ें ख़रीदने में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यूजुअली आप वही चीज़ ख़रीदेंगे जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी। जो चीज़ आपको नहीं पसंद है, आपको पता है इससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, आप यूजुअली वो चीज़ नहीं करते और आप उसी तरीके के अपने डेली लाइफ में डिसीजंस भी लेते हैं। तो जनरली हम लोग भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशंस ही अटेन करते हैं अपनी रियल लाइफ में। ऑलराइट, सो मूविंग नेक्स्ट, हियर इज़ द ग्राफ ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो ग्राफ के ऊपर भी आप देख सकते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है दो कमोडिटीज़ को, कमोडिटी 1 एंड 2। अब देखिए इसमें तीन ग्राफ्स हैं, तीन जो हमारे आईसी कर्व्स हैं, I1, I2 एंड I3। बट इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सी पोजीशन पे है? इस केस में जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन है दैट इज़ ऑन पोजीशन C। ऑलराइट, दैट इज़ ऑन पोजीशन C। सो इन दिस केस आप लोग कैसे समझ सकते हो कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन है? क्योंकि ये जो बेटा लाइन शो कर रहा है ग्राफ के ऊपर, दैट इज़ ग्रीन लाइन, दिस इज़ शोइंग दी बजट कंस्ट्रेंट्स, की कंज्यूमर के पास इस तरीके की बजट कंस्ट्रेंट्स होती है और बजट कंस्ट्रेंट्स में जब वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाता है, जब देखो उसने ए कॉम्बिनेशन बनाया तो उसमें उन्होंने गुड की इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया, जब उसने बी कॉम्बिनेशन बनाया तब उसने इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाया, एंड सी पे देखो उसने 3-3 का कॉम्बिनेशन बनाया। तो सी इज़ द बेस्ट पॉइंट जहाँ पे उसके दोनों गुड्स को लेके कॉम्बिनेशन एक्यूरेट हैं एंड उस पॉइंट पे उसको जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बिल्कुल हायर है। बट जो हमारे ग्राफ I1 और जो I3 है वो भी यही चीज़ शो कर रहे हैं, बट I3 में जो कॉम्बिनेशन है वो अटेनेबल ही नहीं है। क्योंकि वो बजट लाइन के पार है, और जो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस वो I1 और I2 है, बट I2 इज़ द बेस्ट ये क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको उस लेवल पे दे रहा है जहाँ पे दोनों गुड्स के जो नंबर है वो बिल्कुल इक्वल रेट पे चल रहा है। सो दिस इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो मूविंग नेक्स्ट,
हमारे सिलेबस में इंडिफरेंस कर्व्स के हमने मीनिंग, कंसेप्ट, एजम्पशंस, प्रॉपर्टीज़ आपने सारा समझ लिया था। देन उसके बाद ये कुछ टर्म्स थी, हमने वो डिस्कस की, इंडिफरेंस, मैप्स एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिफरेंस एनालिसिस। सो हमने ये जो कंसेप्ट पढ़ा है इसकी मेन इम्पॉर्टेंस क्या है। अगर ये कंसेप्ट हम अपनी डेली लाइफ में और अगर बिजनेस पर्पस से देखें तो इसका क्या रोल है आईसी कर्व्स का हमारे लिए। सो फर्स्ट इज़ दी इन द फील्ड ऑफ कंजम्पशन। सो आईसी कर्व्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कंजम्पशन की फील्ड में। क्योंकि आईसी कर्व्स के थ्रू हम डिमांड और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन को असरटेन कर सकते हैं। तो जनरली अगर हम डिमांड और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझ रहे हैं आईसी कर्व के थ्रू, तो एक बिजनेसमैन के लिए ये बहुत इजी हो जाता है अपनी डिमांड को प्रेडिक्ट करना, कंज्यूमर को प्रेडिक्ट करना, एंड उसी तरीके से वो आगे अपने फर्दर डिसीजंस बिजनेस में लेंगे। सेकेंड वन इज़ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम कंज्यूमर की विलिंगनेस और उसकी एबिलिटी देखते हैं कि वो चीज़ों को ख़रीदने में, किसी भी चीज़ को ख़रीदने में कितनी उसकी विलिंगनेस है, कितनी उसकी एबिलिटी है, और वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकता है। तो एक्चुअली में हम इसमें कंज्यूमर की स्टेज को, उसकी विलिंगनेस, उसकी एबिलिटी को इसके अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आईसी कर्व हमको ये चीज़ हेल्प करने में भी बहुत मदद करता है। देन थर्ड वन इज़ रैशनिंग। एंड रैशनिंग में इसमें हम एक कंसीडर कर सकते हैं, ये जनरली हेल्पफुल है एज अगर हम गवर्नमेंट का एग्जांपल लें। सपोज़ गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है राशन की, और ये जो हमारे वीट्स हैं, ग्रेन्स है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है अगर लोगों में, तो गवर्नमेंट किस तरीके से कर सकती है, कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे। क्योंकि हम आईसी कर्व में पढ़ा है दो तरीके के हम गुड्स को लेके चलते हैं और उसी तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। सपोज़ हम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज़ दिल्ली गवर्नमेंट ने, उन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने किसी एरिया में, एंड उस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो पंजाबीज़ भी हैं और साउथ इंडियंस भी हैं सपोज़, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, वीट और राइस का कॉम्बिनेशन हर घर को जाएगा। इतना परसेंट वीट इस घर जाएगा और इतना परसेंट राइस इस घर को जाएगा। बट एज़ यू नो पंजाबीज़ ज़्यादातर वीट खाना पसंद करते हैं, वो राइस को इतनी प्रेफरेंस नहीं देंगे। बट जो हमारे साउथ इंडियंस हैं वो राइस को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, वो राइस के लिए ज़्यादा डिमांड उनकी होगी। तो इस केस में ये जो दोनों पंजाबीज़ एंड साउथ इंडियंस हैं, ये आपस में गुड्स के इस तरीके से कॉम्बिनेशंस कर लेंगे, एक दूसरे का सेक्रीफाइस करके आपस में एक्सचेंज इस तरीके से बना लेंगे, एंड प्रॉपर तरीके से वो आपस में इसकी डिवीज़न कर लेंगे। सो इस कंसेप्ट से हमको ये हेल्प होती है कि राशनिंग करना इजी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ आईसी कर्व्स, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा कंज्यूमर किस तरीके की गुड्स की कॉम्बिनेशन को प्रेफर करना चाहता है, और वो किस तरीके की प्रेफरेंस लेके ही आगे चलेंगे। सो नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर। सो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि हम आईसी कर्व्स के थ्रू चेक कर सकते हैं वेदर वो सूटेबल थी या नहीं। सपोज़ अगर हम सब्सिडीज़ का एग्जांपल ले लें कि गवर्नमेंट ने अगर प्लान किया कि उनको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे सब्सिडी देनी है, तो वो आईसी कर्व्स के थ्रू इजीली समझ सकते हैं कि वेदर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अच्छी बनाई या नहीं। क्योंकि आईसी कर्व से हम उसका सब्स्टिट्यूट कंसीडर करते हुए ही हम उसका कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि कौन सा कंज्यूमर किस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रेफर करता है, एंड उसी कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि वेदर जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने फ्रेम की ऑफ सब्सिडीज़ इज़ गुड और नॉट। सो ये पॉलिसीज़ को आइडेंटिफाई करना, समझना हम इसके थ्रू कर सकते हैं आईसी कर्व्स के थ्रू। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑन प्राइस इंडेक्स। हम प्राइस में चेंजेस, गुड्स की प्राइस में चेंजेस आते हैं जो, उसको भी एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसी कर्व। क्योंकि हम जब डिमांड को समझ सकते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझ सकते हैं, तो जो गुड्स की प्राइसेस में चेंज आता है हम उसको भी इसके थ्रू अल्टीमेटली समझ सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ in the field of exchange. So exchange is related with the marginal rate of substitution or marginal rate of
सब्सटीट्यूट गुड्स, की जो हमारे गुड्स आपस में सब्सटीट्यूशन पे है, जिनका कॉम्बिनेशन कंज्यूमर लेके चलता है, उसको हम एनालाइज इसके थ्रू कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सी गुड कौन से कंज्यूमर के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस है, कौन सी गुड कौन सा कंज्यूमर इसको कम प्रेफरेंस दे रहा है। तो उसी तरीके से हम गुड्स की डिवीज़न कर सकते हैं। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट इज़ द लिमिटेशंस। सो इम्पॉर्टेंस हमने काफ़ी हद तक देख ली कि ये फ़ायदा है एज अ बिज़नेस और एज अ इकोनॉमी, आईसी कर्व्स का ये फ़ायदा हो जाता है, बट देयर आर ऑल्सो सम लिमिटेशंस। अगर हम लॉ की थ्योरी के अकॉर्डिंग चले तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसकी क्या कंसीडर की जा सकती हैं, डीमेरिट्स और क्रिटिसिजम्स। सो फर्स्टली इज़ अवे फ्रॉम रियलिटी, कि जो लॉ जो एजम्पशंस हम लेके चलते हैं कि कंज्यूमर ऐसा है कंज्यूमर वैसा है, वो ऑलवेज़ वैसा चीज़ें नहीं होती। तो ये जितनी एजम्पशंस हम लेके चलते हैं ऑलवेज़ पॉसिबल नहीं होती हैं। इसीलिए इसकी पहली डीमेरिट यही है कि ये रियलिटी से बिल्कुल दूर है। सेकेंड इज़ फेल्स टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। हम इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेज को समझ रहे हैं, कंज्यूमर की डिमांड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कंज्यूमर का ये चेक कर रहे हैं कि उनको कितनी सेटिस्फेक्शन लेवल है किसी भी गुड को यूज़ करने के बाद। बट हम इससे कंज्यूमर का बिहेवियर तो नहीं अंडरस्टैंड कर रहे। हमको नहीं पता कि कंज्यूमर यही चीज़ लेने वाला है या वो यही कॉम्बिनेशंस करने वाला है। हर ह्यूमन बीइंग अलग है, उसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है। सो हम लोग इंडिफरेंस कर्व्स के थ्रू जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। थर्ड वन इज़ द कंज्यूमर इज़ नॉट रैशनल। एज हम लोग कंसीडर करते हैं कि कंज्यूमर रैशनल है, हर डिसीजन रैशनली लेगा, वो अपने बेनिफिट के लिए ही हर तरीके के डिसीजन लेगा, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता, हर कोई डिसीजन रैशनली नहीं लेता। तो उस केस में ये जो हमारी थ्योरी है वो फेल हो जाती है। फोर्थ वन इज़ कॉम्बिनेशंस आर नॉट बेस्ड ऑन एनी प्रिंसिपल। कॉम्बिनेशंस जो हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं, वेदर मैंगो ऑरेंजेस दो गुड्स की और वीट और राइस की हम कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा नहीं लेके चल सकते हम लोग। ये प्रिंसिपल्स जो हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा लॉ ये पूरा इसी प्रिंसिपल पे चल रहा है, तो ऐसा ऑलवेज नहीं होता। हम ये जो कॉम्बिनेशन ये जो प्रिंसिपल बना रहे हैं दो गुड्स का दो कमोडिटीज़ का, तो वो ऑलवेज नहीं होगा। ये मार्केट में एक्चुअली में ऐसी चीज़ अवेलेबल है या नहीं, आप इसका खुद पे भी एग्जांपल अप्लाई करके देख सकते हैं कि आप कभी भी दो गुड्स के लिए ऐसे कॉम्बिनेशंस बना के चलते हो? नो। सो आप लोग एक ही चीज़ को प्रेफर करोगे जो आपको ज़्यादा बेटर लगेगी, आप कभी भी कॉम्बिनेशंस में ऐसे नहीं चलते। नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। एज सेम हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं कि ये कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं करता। सेकेंड वन इज़ टू गुड मॉडल अनरियलिस्टिक। ये भी सेम चीज़ है कि जो हम जिसमें दो गुड्स के कॉम्बिनेशन लेके ये पूरा मॉडल रेडी किया गया है, बट ये रियलिटी में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ दिस थियोरी। एंड लास्ट वन इज़ ऑल कमोडिटीज़ आर नॉट डिविजिबल। हमने यहाँ पे एक एजम्पशंस भी पढ़ी थी, आपने एजम्पशन में हमने कंसीडर किया था कि गुड्स को हम डिविजिबल भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में हमने लिया था जिसमें मैंगो और ऑरेंजेस के कॉम्बिनेशन को हम करते हुए कर रहे थे कि कंज्यूमर इस तरीके से मैंगोज़ को बढ़ाता जा रहा है और ऑरेंजेस को कम करता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आया उसने ऑरेंजेस को 2.5 कर दिया, मीन्स उसने ऑरेंज को 2.5 करके आधा खा लिया, आधा खा के ही उसको सेटिस्फेक्शन होगी। पर हर गुड के लिए ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप वॉचेस और मोबाइल फ़ोन्स का एग्जांपल ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में, तो उस केस में हम उसमें डिवीजन कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की? नो। सो हर केस में कमोडिटीज़ को हम डिविजिबल नहीं कर सकते। तो उन केसेस में उन गुड्स में ये लॉ हमारा जो इंडिफरेंस कर्व्स का वो अप्लाई नहीं होता। So these were the whole concept of indifference curves. I hope आपको understand हो गया है, काफ़ी हद तक concept समझ में आ गया है। So these were the end of this topic and also the end of your first unit. I hope आपको clear हो गया है काफ़ी हद तक economics के concept. With this, that's all. Thank you.